बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मेरे भांजे और भांजियों की। इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित इसी विद्यालय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़कर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने हुए मेरे सहयोगी श्रीमान दीपक जोशी जी, रोजगार बोर्ड के हमारे अध्यक्ष भाई हेमंत देशमुख जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्री एस.आर. मोहंती जी, उच्च शिक्षा विभाग के हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय बी.आर. नायडू जी, श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी जी, सुखबीर जी, जयश्री क्यावत जी, यहाँ उपस्थित हमारे विद्यालय परिवार के गुरुजन, मीडिया के मित्रों और मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजियों, आज आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूं। बहुत दिन से आप सबसे मिलने की इच्छा थी। आपकी इच्छा भी थी कि नहीं मुझसे मिलने की? देखिए, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का क्षण कौन सा होता है? कौन सा होता है? जब मैं भांजे भांजियों के पास होता हूं। और इसलिए आज के पल भी मेरे जीवन के सबसे सुंदर पल है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हम लोगों ने कोशिश की, पिछले दिनों जो बच्चे हमारे अच्छे नंबर लेके पास हुए उनका हमने अभिनंदन किया, कई तरह की योजनाएं उनके लिए बनाई। लेकिन फिर मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे वो बेटा बेटी जो अच्छे नंबर नहीं ला पाए, हमारे वो बेटा बेटी जो किसी भी कारण पास नहीं हो पाए, उनको छोड़ना नहीं है। बात उनसे भी करना है, चर्चा उनसे भी करनी है। अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें टैलेंट नहीं है, क्षमता नहीं है, प्रतिभा नहीं है, योग्यता नहीं है। क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। एक बात गांठ बांध लो, भगवान ने किसी को कम बुद्धि नहीं दी, सबकी अकल बराबर है। अब ये अलग बात है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम परीक्षा में उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाते या उतनी अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बुद्धिमान नहीं हैं। अरे, हम में भी अकल है, हम में भी बुद्धि है, हम में भी क्षमता है, हम में भी प्रतिभा है, हम में भी योग्यता है। कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है कि उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए। अब मैं बताता हूं मेरी जिंदगी का एक आपको, मेरे जीवन का एक उदाहरण। मैं कोशिश करता था कि मैं अच्छा पढ़ूं। इस चक्कर में दूसरे दिन पेपर था, मैं रात भर पढ़ लिया। कोशिश करी कि बस अब पेपर देके ही सोएंगे। अब रात भर हम पढ़े तो रात भर तो नींद नहीं आई, पढ़ते समय ठीक रहे। लेकिन 10 बजे जब पेपर देने गए तो नींद महारानी हम पे हावी हो गई और लिखते समय हमें समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ा क्या था और अब लिखें क्या। तो मेरा वो पेपर बिगड़ गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बुद्धू था। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है सचमुच में, कई बार मूड ठीक नहीं होता, कोई क्षण ऐसा रहता है कि हम ढंग से चीज को लिख नहीं पाते। अब नहीं लिख पाए और पास नहीं हो पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। पहली चीज ये गांठ बांध लो मेरे बेटा बेटियों कि हम भी बुद्धिमान हैं, हम में कोई कमी नहीं है। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे जो मुझे हमेशा प्रेरणा देती है, मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। वो कहते थे, मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अमर आनंद का भागी है और अनंत शक्तियों का भंडार है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं
कि जो वो ना कर सके। वो कहते थे तुम सब कुछ कर सकते हो, असंभव दुनिया में कुछ नहीं है। और इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि इस बार हम सफल नहीं हुए। अरे एक बार सफल नहीं हुए, दूसरी बार कोशिश करेंगे, ट्राई अगेन, दोबारा फिर से हम प्रयास करेंगे। लोग क्या कहते हैं इसकी भी चिंता मत करना। उसके कारण कोई हताश होने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हो गए फेल तो हो गए, आगे की तैयारी करेंगे। रोएंगे थोड़ी, कब तक रोएंगे हम, कब तक परेशान होंगे हम। और मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूं कि बच्चों को प्रताड़ित मत करना, बच्चों को डांटना मत। कई पल ऐसे आते हैं कि उतनी अच्छी सफलता मिल नहीं पाती है, और इसलिए अपने आप पर भरोसा रखना। जो अपने आप पर विश्वास रखता है उसको एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती ही है। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो। एक किस्सा सुनाता हूं तुमको। एक बाप और बेटा, उनके पास घोड़ा था, उस पर बैठ के वो दूसरे गांव जा रहे थे। दोनों घोड़े पे बैठे थे। घोड़ा थोड़ा सा मरियल टट्टू था। जब एक गांव से वो निकले तो गांव वालों ने कहा देखो कितने दुष्ट हैं, मरा सा घोड़ा है और दोनों बाप और बेटा बैठे हुए हैं, इनको ये भी नहीं लगता कि घोड़े को तकलीफ हो रही होगी। तो दोनों ने बात की। बेटे ने कहा कि पिताजी बात तो सही है, ऐसा करता हूं कि आप बैठे रहो, मैं उतर जाता हूं। अब बेटा पैदल चलने लगा, पिताजी घोड़े पे बैठे रहे। दूसरे गांव पहुंचे तो दूसरे गांव पहुंचते ही बेटे की उम्र कम थी, तो लोगों ने फिर कहा कि देखो ये बाप इतनी उम्र का घोड़े पे मचक के बैठा है और लड़का बेचारा पैदल जा रहा है। तो पिता ने कहा बेटा ये बात भी सही है, ऐसा करते हैं मैं नीचे उतर के पैदल चलता हूं, तू घोड़े पे बैठ जा। अब बेटा घोड़े पे बैठ गया। तीसरे गांव पहुंचे, फिर लोगों ने देखा और फिर कहा देखो घोर कलयुग आ गया है, देखो बेटा तो मचक के घोड़े पे बैठा है और बाप बेचारा पैदल चल रहा है, ये तो कलयुग का उदाहरण है। तो दोनों ने सोचा बात ये भी सही है, तो ये फैसला किया कि ऐसा करते हैं दोनों ही पैदल चलते हैं और घोड़ा को खाली ले चलते हैं। चौथे गांव पहुंचे तो लोगों का कैसे मूर्ख है, देखो घोड़ा खाली जा रहा है और दोनों पैदल चल रहे हैं, इनसे ज्यादा मूर्ख हमने नहीं देखे कोई। तो लोगों का क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, उसकी परवाह नहीं करना। हमको तो आगे का सोचना है कि आगे बेहतर क्या करें और कैसे करें। मैं कुछ उदाहरण आज अपने बच्चों को देना चाहता हूं जो परीक्षा में भले पास ना हुए हों, लेकिन जिन्होंने सफलता के नित नए रिकॉर्ड स्थापित किए। हमारे देश के महान गणितज्ञ थे, उनका नाम था श्रीनिवास रामानुजम। उनने गणित की कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन इसके बाद भी गणित के मामले में दुनिया उनका लोहा मानती है। एक और उदाहरण है आज की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, जिसके मोबाइल हमारे पास हाथ में कई बार होते हैं। उसके मालिक का नाम स्टीव जॉब्स। वो भी कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन उनका बनाया हुआ एप्पल और आईफोन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है। औपचारिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की थी, लेकिन इसके बाद भी सफलता प्राप्त की। एक और रिलायंस इंडस्ट्री का नाम तुमने सबने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? किसने बनाई रिलायंस? कौन ने? धीरू भाई अंबानी ने। धीरू भाई अंबानी कहां तक पढ़े थे? कहां तक? धीरू भाई अंबानी जो मेरी जानकारी है वो खुद भी 12वीं पास नहीं हो पाए थे, लेकिन 12वीं पास नहीं थे जो मेरी जानकारी है। कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कहीं से बड़ी डिग्रियां प्राप्त नहीं की, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री का ऐसा एम्पायर, रिलायंस इंडस्ट्री का ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया कि आज लाखों लोग वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। हमारे सामने एक नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्हें हवाई जहाज बनाया। राइट बंधु, उनकी औपचारिक शिक्षा कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया जिसने दुनिया को बदल दिया। एडिसन कई बार असफल हुए, सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन असफल होते होते कोशिश फिर कोशिश करते, एक बार फिर असफल होते, फिर कोशिश करते, लेकिन अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दिखा दिया। हमारे कबीरदास जी
किसी स्कूल में गए थे क्या? कोई स्कूल में पढ़ने कबीरदास कभी नहीं गए थे। तुलसीदास जी ने कोई कॉलेज की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, और सूरदास जी तो उनकी आंखें भी नहीं थी। एक नहीं, अनेकों उदाहरण ऐसे हैं कि जिन्होंने सफलता भले औपचारिक शिक्षा में नहीं पाई हो, लेकिन दुनिया में चमत्कार करके दिखा दिया। मेरे बच्चों, दुनिया में चमत्कार करके दिखा दिया। क्या तुम में से कोई ऐसा उदाहरण नहीं बन सकता? निश्चित तौर पर बन सकता है। मैं आज यही कहने आया हूं, कोई हताश होने की जरूरत नहीं है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं मिली सफलता, कोई बात नहीं। गीता जी में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर, परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए अब जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे का रास्ता तय करेंगे, आगे की तैयारी करेंगे, इसलिए हारना नहीं है। अटल जी ने एक कविता कही है, दीपक जी ने शायद अटल जी की पंक्ति सुनाई थी, उनने एक दो पंक्तियां और कही है, वो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। काहे कि हर बार जो आगे परिणाम आ गए, अब तैयारी हमको आगे बढ़ने की करना है, आगे पढ़ने की करना है। और रास्ते हमारे पास अनेकों हो सकते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम फिर से परीक्षा दें, ड्रॉप लें और फिर से परीक्षा दें। रुक जाना नहीं अपनी योजनाएं, जिसमें यही तय किया है कि कोई बात नहीं, सप्लीमेंट्री आई है, साल खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर सफल नहीं हो पाए, साल खराब करने की जरूरत नहीं है। हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। और मेरी जानकारी में है, रुक जाना नहीं के रिजल्ट भी दिसंबर में आ जाएंगे, अक्टूबर में अभी आएंगे, जुलाई अगस्त में रुक जाना नहीं के रिजल्ट। और उसके बाद फिर हम उच्च शिक्षा के लिए कोशिश कर सकते हैं। हम ड्रॉप लेके अगले बार अच्छी तैयारी करके फिर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वो भी ना करना हो तो तीसरा, जो दीपक जोशी आपको बता रहे थे, मेरे बेटा बेटियों, कई बार कई लोग निरर्थक ही पढ़ते रहते हैं। क्या कर रहे हो? बीए कर रहा हूं। बीए के बाद क्या करोगे? एमए करूंगा। एमए के बाद क्या करोगे? ला करूंगा। ला के बाद क्या करोगे? पता ही नहीं है क्या करूंगा। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ने का कोई फायदा है क्या? ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं कि जिंदगी के कई साल हम बेकार निकाल दें। और इसलिए जरूरी है हम उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। और इसलिए एक रास्ता उच्च शिक्षा का हमारे पास है। मैं ये नहीं कहता कि आप उस रास्ते पर ना जाओ। जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करना है वो फिर से कोशिश करें, अच्छे नंबर लाएं, कॉलेज में एडमिशन लें और उसके बाद आगे बढ़ने का काम करें। कोई दिक्कत और परेशानी उसमें नहीं है, उसमें भी हम पूरा सहयोग करेंगे। अभी एक योजना बनाई हमने, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल योजना। उसमें यह तय किया है कि ऐसे परिवार जो आर्थिक दृष्टि से ज्यादा संपन्न नहीं है, उन परिवारों के बेटा बेटी चाहे किसी भी जाति समाज के हों, उनका एडमिशन अगर कॉलेज एज में होता है तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाने का काम करेगा, प्रदेश की सरकार भरवाने का काम करेगी। तो रास्ता हमारे लिए वो भी खुला है। एक बार अगर सफल नहीं हुए तो अगली बार अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इस चक्कर में मत रहना। मैं कहता हूं तुम में से कई और तैयारी करे, खूब तैयारी करे, फिर से मैदान में आए। हो सकता है अगली बार हमारा एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, आईआईटी में हो जाए, आईआईएम में हो जाए, लॉ कॉलेज में हो जाए, पॉलिटेक्निक में हो जाए, तो भी पूरी फीस मैं भरवाऊंगा, चिंता मत करना। जो परिवार ऐसे हैं कि अपनी तरफ से ज्यादा समर्थ नहीं है, लेकिन जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करना, उनके लिए दूसरे रास्ते हैं, जिसके बारे में दीपक जोशी आपको बता रहे थे। एक बात मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटियों, इतनी जरूरत है प्रशिक्षित हाथों की अलग अलग क्षेत्रों में। हमारे रेलवे, बीएचईएल, रक्षा उद्योग, मेटल उद्योग, निर्माण क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन चाहिए, फिटर चाहिए, टर्नर चाहिए, वेल्डर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, मैसन चाहिए,
लाखों की संख्या में हमको इस तरह के प्रशिक्षित हाथों की जरूरत है। फिल्म और एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में फोटोग्राफर चाहिए, मेकअप मैन चाहिए, ब्यूटिशियंस चाहिए, नर्सेस चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन चाहिए, मेकअप मैन चाहिए, होटल और टूरिज्म के क्षेत्र में फ्रंट डेस्क मैन चाहिए, आईटी के क्षेत्र में हार्डवेयर, नेटवर्किंग आदि हजारों ऐसे व्यावसायिक क्षेत्र हैं कि जिनमें हमको काम करने के लिए लोगों की जरूरत है। मैंने तो ऐसे दृश्य भी देखे हैं कि कई बार इंजीनियर फालतू घूमते रहते हैं, लेकिन टेक्नीशियंस को काम मिल जाता है, प्लम्बर को काम मिल जाता है, मैसन को काम मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। और हमारे पास अनेकों उदाहरण है। मैं भोपाल की एक बेटी सपना का उदाहरण देना चाहता हूं। इसी भोपाल की बेटी है सपना साहू। 3 भाई बहनों में बीए बीएससी उन्होंने नहीं किया, बाकी ने उन्होंने आईटीआई में ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया, और ट्रेनिंग लेने के बाद 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग की और आज देवास बैंक के नोट प्रेस में काम कर रही है। अच्छा जॉब उसको मिला है। अलीराजपुर जिले के भुमरिया अजनार ने आईटीआई जोबड़ से कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली और नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक में उदयगढ़ ब्रांच से लोन लेके 20 से 25 हजार रुपया प्रतिमाह कमाने का काम कर रहा है। ऐसी बेटी है दीपेश गौर चांदना, गांव जिला रायसेन की। आईटीआई में फिटर में प्रशिक्षण लिया और बैंक से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन लेके वो रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग सर्विसिंग के व्यवसाय में लगी है। भोपाल की तबस्सुम 2015 में महिला आईटीआई से ड्रेस मेकिंग में ट्रेनिंग प्राप्त की और मुख्यमंत्री स्वरोजगार से ऋण प्राप्त करके खुद का बुटीक और ट्रेनिंग सेंटर चलाने का काम कर रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हताश होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ उदाहरण तो मैंने आपको दिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मैं सच कहता हूं, अगर आप सोच के और फिर लक्ष्य तय करके कि नहीं मुझे ये बनना है, एक बार सफल नहीं हुए कोई बात नहीं है। पहली चीज ये है कि टारगेट तय करो, लक्ष्य तय करो कि तुम्हें बनना क्या है, किस क्षेत्र में जाना है, और वो लक्ष्य तय करने के बाद उस लक्ष्य की पूर्ति का एक रोड मैप बनाओ, रास्ता बनाओ, दिमाग पे बनाओ, कागज पे बनाओ, और फिर उस रोड मैप पर चलने के लिए कठोर मेहनत करो, कठोर परिश्रम करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, ये मेरा दावा है। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। रास्ते अनेकों हैं, इसलिए तो ये कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हमारे वो बेटे बेटी जो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, उनके सामने विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, इसलिए उनकी भी कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम करेंगे। आज मैं केवल आपके लिए नहीं बोल रहा, पूरे प्रदेश में अनेकों स्कूलों में ऐसे बेटा बेटी बैठे हैं जो इस साल परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाए। उन सब के लिए मैं बोल रहा हूं, मेरे बच्चों निराश मत होना, हताश मत होना। ये कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम 3 जुलाई से आज से प्रारंभ हो रहा है, और जैसा मोहंती जी ने आपको विस्तार से सूचना दी है, आपके निर्धारित स्कूल में ये कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम किया जाएगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि आपके सामने विकल्प क्या क्या है, आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हो, आप कौन कौन सा क्षेत्र चुन सकते हो, वो सारे विकल्प देंगे। एक पोर्टल पे आपको वो दिखाया जाएगा पूरा, और वो दिखाने के बाद फिर कैरियर काउंसलिंग करने वाले जो विशेषज्ञ हैं वो आपसे अलग अलग चर्चा करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, और उनसे बात करने के बाद आप तय कर सकते हो कि मुझे किस राह पर चलना है, किस राह पर जाना है। वो तय करना फिर आपका काम है। मैं आज आप सब बच्चों से यही कहने आया हूं मेरे बेटा बेटियों कि बिल्कुल हार मत मानना, निराश मत होना। आज से फिर से संकल्प लेना कि मुझको तो इस क्षेत्र में जाना है। तुम में से कोई बड़ा व्यवसायी बन सकता है, कोई उद्योगपति बन सकता है, कोई व्यापारी बन सकता है, कोई रोजगार मेले। ये देशमुख बैठे हैं अभी, इसी साल हमने तय किया 4 अगस्त के दिन बेटा बेटियों पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री युवा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जी की मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत, स्टैंड अप और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत कई बच्चों को लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में हम 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बच्चों को देते हैं और उस लोन को वापस करने की गारंटी भी मम्मी पापा नहीं लेते, मामा शिवराज सिंह चौहान लेता है, प्रदेश की सरकार लेती है। 15% सब्सिडी देते हैं और 7 साल तक 5% ब्याज भरने का काम करते हैं। और एक और योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, उसमें 10 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का लोन हमको छोटे मोटे उद्योग चलाने के लिए मिलता है, जिसकी गारंटी भी प्रदेश की सरकार लेती है और 15% उसमें भी अनुदान देती है। मतलब 1 करोड़ अगर लेंगे तो 15 लाख सरकार भरेगी आपकी तरफ से और 7 साल तक 5% ब्याज भरवाने का काम भी करते हैं। तो इन सारी योजनाओं की जानकारी, ITI की बात अभी दीपक जोशी जी कर रहे थे, मोहंती जी ने भी आपको बताया कि अगर ITI में आप अलग अलग ट्रेड में ट्रेंड हो जाते हैं तो 12वीं की परीक्षा पास किए हुए आप माने जाएंगे, उसी के समकक्ष आपको डिग्री मिलेगी और ITI करने के बाद आप रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम रोजगार मेला लगा रहे हैं, 4 अगस्त के दिन ही 1 लाख बच्चों का प्लेसमेंट होगा, उनको रोजगार दिया जाएगा अलग अलग कंपनियों में, उसको भी जोड़ने का काम हम प्रदेश में इस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं और ITI करके हम अपना काम धंधा बिजनेस व्यापार भी प्रारंभ कर सकते हैं। क्षेत्र अनेक हैं, वो आपके काउंसलर आपको बताएंगे और इसलिए मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि हताश होने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। बताइए आगे बढ़ने का संकल्प लोगे? अरे सब बोलो, निराश तो नहीं होगे? अरे जो निराश हो गया उसकी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? हम जिंदा दिल बेटे बेटियां हैं जो जिएंगे तो ये संकल्प करके कि आने वाले समय में सफलता प्राप्त करेंगे ही। दुनिया की कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। एक बात मेरी ध्यान रखना, याद रखना, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। जैसा सोचता और करता है वैसा बनेगा, कोई हमें नहीं रोक सकता। अगर हम मरे मन से रहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में तो अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो पड़ोसी को उसके मुंह की मक्खी उड़ाने भी आना पड़ेगा, उससे मुंह की मक्खी भी नहीं उड़ेगी। लेकिन अगर वो ये ठान ले कि दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया में उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। इन हाड़ मास के पुतलों ने ही नए इतिहास का सृजन किया है, एक नहीं कई बड़े बड़े काम किए। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मैं चाहता हूं तुम बड़ा काम करने का संकल्प अपने मन में लो। बड़ा काम, और बड़ा काम होता है बड़े मन से, अच्छे चरित्र से। अरे नंबर अच्छे नहीं आए होंगे, नहीं आए, लेकिन हम जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने का संकल्प तो कर सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व ऐसा बने कि हम चरित्रवान हो, हम देशभक्त हो, हम ईमानदार हो, हम परोपकारी हो, हम दूसरे की मदद करने वाले बने। हम अगर ऐसे बनेंगे तो बड़ा काम निश्चित तौर पर हम कर पाएंगे। और इसलिए आज मैं आप सब बच्चों को शुभकामनाएं देने आया हूं, और कोरी शुभकामना नहीं, ये कहने भी आया हूं कि मेरे बच्चों, हर कदम पर तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये सरकार मैं तुम्हारे साथ खड़ी करके रखूंगा, ताकि जिंदगी में कोई तकलीफ तुम्हें निराश ना कर पाए। बाधाएं आती है, सफलता नहीं मिलती, मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन उससे हम रास्ता छोड़ के बैठ थोड़ी जाएंगे। और इसलिए हार नहीं मानना है। हार तो नहीं मानोगे ना? आगे बढ़ने का संकल्प लोगे, बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त बारिल्य बोधता। उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बस लक्ष्य प्राप्त करने की तड़फ तुम में चाहिए। वो तड़फ अगर नहीं है तो हम आगे बड़ी चीज कोई नहीं कर पाएंगे। और वो तड़फ कैसी हो, इसका एक उदाहरण मैं तुमको देना चाहता हूं। मैंने पिछली बार भी दिया था। कैसी होनी चाहिए वो तड़फ?
एक गुरु और एक शिष्य थे। शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुजी मुझे भगवान के दर्शन कराओ। तो गुरु ने कहा ठीक है इंतजार करो। दोबारा कहा, तिबारा कहा, जिद पकड़ ली शिष्य ने कि मुझे तो भगवान के दर्शन करना है। तो गुरु ने पूछा, बेटा तुम्हारी उत्कट इच्छा है क्या भगवान से मिलने की? बोले हाँ है। बोल मेरे साथ चलो तुम। अब गुरु के साथ शिष्य चल दिए। गुरु ले गए एक नदी के तट पर और उनसे कहा पानी में उतरो। अब चेले पानी में उतर गए। पानी में उतरने के बाद गुरु भी उनके पीछे पीछे आ गए। फिर गुरु ने कहा चेले से कि तुम अपने सिर को इस पानी के अंदर डालो। शिष्य ने आज्ञा का अक्षरशः पालन किया और अपने सिर को पानी के अंदर डाला। जैसे ही सिर को पानी के अंदर डाला, गुरुदेव ने उनकी मुंडी पकड़ ली और पानी में दबा दी। अब शिष्य तड़फ रहे और उछलने की कोशिश कर रहे कि कैसे बाहर निकलूं, लेकिन गुरुजी उनको पानी के अंदर दबा रहे थे। 1 मिनट के बाद जब शिष्य के सिर से उन्हें हाथ हटाया, गर्दन छोड़ी, तो उछल के शिष्य बाहर आए और बहुत गुस्से में कहा कैसे गुरु हो, साक्षात यमराज बन गए थे, मारे ही दे रहे थे, आज तो मैं बच गया, ऐसे गुरु से तो भगवान बचाए। गुरु ने कहा शांत हो जा, पहले ये बता जब तेरी मुंडी में पानी में नीचे दबा रहा था तब तुझे लग क्या रहा था? अरे वो लग क्या रहा था, एक ही बात लग रही थी कि कैसे पानी के ऊपर आऊं। बोले बेटा जिस दिन ऐसी उत्कट इच्छा तेरे मन में जैसे अभी पानी के अंदर से बाहर आने की हो रही थी, उतनी इच्छा अगर तेरे मन में भगवान को प्राप्त करने की होगी तो भगवान तुझे मिल जाएंगे। मतलब अगर अंदर उत्कट इच्छा नहीं है तो हम बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। और उतनी तड़फ अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे मामा के नाते आज मैं तुमसे कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि भगवान फिर अपने अंदर वैसी क्षमताएं अपने आप विकसित कर देगा। अब जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उसके पहले मैं कभी सरपंच भी नहीं रहा, सीधे ही मुख्यमंत्री बन गया। मतलब मैं कोई प्रशासनिक पद पे नहीं रहा। मेरे मीडिया के मित्र यहाँ खड़े हैं, इनमें से कई आशंका व्यक्त करते थे ये क्या चलाएगा, ये तो 2-4 महीने में चला जाएगा। लेकिन मेरे मन में तड़फ थी कि मुख्यमंत्री बन के अच्छा काम करना है, तो काम किया तो ऐसा किया कि मुझे एक दिन भी कभी नहीं लगा, कोई झिझक नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं, बस काम करता रहा करता रहा करता रहा, काम होता चला गया। तो 13 साल से मुख्यमंत्री बने बैठा हूं। मन में जैसी मैंने सोचा वैसी व्यवस्थाएं होती चली गई, क्योंकि तड़फ थी कि नहीं ये करना है, अच्छी सड़क देना है, अच्छी बिजली देना है, अच्छा पानी देना है, तो चीजें होती चली गई। और अगर नहीं होती मैं सोचता रहता अरे क्या कर सकता हूँ, मैं तो जैत का रहने वाला, छोटे से गांव में पैदा हुआ, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो रास्ते में धरा रह जाता, कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन मन में उत्कट इच्छा थी कि नहीं करना है, तो वैसी शक्ति वैसी क्षमता भगवान ने, प्रकृति ने अपने आप दे दी। देखो बर्फ के पहाड़ों पर जो प्राणी होते हैं उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। बर्फ में अगर शेर है, बर्फ का भालू, बड़े बाल क्यों होते हैं? उनकी जीने की उत्कट इच्छा के कारण। प्रकृति अपने आप उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल इसलिए उगाती है कि ठंड में वो मर ना जाएं, क्योंकि जीने की उनकी उत्कट इच्छा है, उत्कट आकांक्षा है। तो अपने आप वैसी क्षमता भगवान प्रदान कर देता है, प्रकृति प्रदान कर देती है। तुम सचमुच में मैं आज कहता हूं, अगर सोचोगे कि मुझे फलानी चीज हासिल करना है, उत्कट इच्छा है, तो तुम्हारे अंदर क्षमताएं परमात्मा पैदा करेगा। और भगवान को ना मानो तो प्रकृति पैदा कर देगी। अपने आप तुम्हारे अंदर से ऐसी क्षमताएं प्रकट होती चली जाएगी। ये जो शरीर हमारा बनाया है भगवान ने ऐसे ही बनाया। जो अपना मस्तिष्क है ना, इसके वैज्ञानिक कहते हैं हम 2% हिस्से का भी ढंग से उपयोग नहीं करते। अगर इसका ढंग से उपयोग करना हम प्रारंभ कर दें तो हम चमत्कार कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चों हताश मत होना रे, निराश मत होना। तुम हताश और निराश होने के लिए नहीं बने, तुम दुनिया में नया इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हो, नया इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हो। अपने अंदर निराशा मत आने देना, आशा और विश्वास से भर जाना और अंदर ये संकल्प कर लेना कि जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी करके दिखाऊंगा। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। जो हिम्मत करके साहस करके आगे बढ़ते हैं, विजय उनके माथे पर तिलक लगाती है, सफलता उनको मिलती है। अंत में
केवल भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से जो श्लोक कहा था, अच्छा कार्यकर्ता होने का, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से गुण चाहिए। अच्छा कार्यकर्ता मतलब जो सफल हो, और सफलता के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो एक श्लोक गीता में उन्होंने कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो सबको साथ लेकर चले, अनहमवादी मतलब जिसमें घमंड नहीं हो। कई बार घमंड मार देता है हमको, घमंड कभी किसी का नहीं रहा, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो मुक्त संगो अनहमवादी, धृति मतलब धैर्य होना चाहिए। एक पेपर बिगड़ गया तो पसीना छूट गया, परेशान हो गए, अब क्या करें। एक बार फेल हो गए तो हथियार डाल दिए, अरे काहे को हथियार डालेंगे, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। धैर्य नहीं खोना है, चिंतित नहीं होना है, आगे की राह फिर बनाना है। और उत्साह जरूरी है, धृति उत्साह, क्योंकि जिसके मन में उत्साह होता है वो ही बड़ा काम कर पाता है। और अगर हमको ये लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो 3rd बाई ग्रेस पास हुआ, मैं तो फेल हो गया, तो मैंने कहा कि उसकी मदद फिर कोई नहीं कर सकता। लेकिन मन में अगर ये विश्वास कर लिया कि दुनिया में हर चीज में काम कर सकता हूँ, तो सचमुच में बड़े काम संपादित करेगा। तो उत्साह से भरे होना चाहिए। और सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा मतलब सफलता और असफलता दोनों में समान रहे। सफलता मिली तो आसमान नहीं चूमे, और असफलता मिली तो जमीन में नहीं गिर जाए। ये सोचे कि कोई कमी रह गई, मैं फिर से कोशिश करूंगा। वैसा कार्यकर्ता सात्विक होता है, वही सफल होता है। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं तुम सफल हो, तुम्हारा जीवन सफल रहे, और बड़े काम तुम अपने घर परिवार का नाम बढ़ाते हुए अपने देश और समाज के लिए करो। इसलिए मेरी अनंत शुभकामनाएं तुम सबके साथ है। आओ मेरे साथ आगे बढ़ने का संकल्प लो कि मामा हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, फिर से रास्ता तय करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोगे ये संकल्प, जोर से लोगे ये संकल्प, तो बोलो भारत माता की। और फिर एक मैं दोहराऊंगा, मंत्र है, वो नारा कहिए। मैं कहूंगा हम छू लेंगे, आप कहेंगे आसमां। हम छू लेंगे, हम छू लेंगे, हम छू लेंगे, आसमान छुएंगे सफलता का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब मैं आया तो मेरी बेटियों ने सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मेरी बिटियां आई थी, और उन्होंने एक चिट्ठी मुझे लिखी, और उन्होंने कहा कि सुपर 100 योजना के अंतर्गत हम यहाँ IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं। सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रहकर सुपर 100 के अंतर्गत ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन समस्याओं ने ये बताई कि 200 विद्यार्थियों के लिए हॉल चाहिए, उसके बिना काम ढंग से चल नहीं रहा। इसको स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित करने की कृपा करें, जिससे हम और हमारे बाद आने वाले छात्र छात्राएं इसका लाभ ले सकें। अब बेटियों की बात तो मैं टालते नहीं हूं, और इसलिए किसी गुरुजी ने ये कहा होगा कि तुम चले जाओ बेटी, तुम कहोगे तो मामा कर ही देगा। यहाँ आपने जिस तरह का हाल चाहा है मोहंती जी स्मार्ट क्लास के रूप में, वैसे ही वो हाल दीप्ति जी बैठी है बना के सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को दिया जाएगा, और अगले साल तक वो बन जाए, ये हम व्यवस्था करेंगे। और अगली बार फिर जब मैं आऊंगा तो उसी हाल में हम लोग बात करेंगे। बोलिए भारत माता की, मेरे भांजे भांजियों की। आगे बढ़ो और आसमान छू लो।